होता है और इसके बारे में स्टार्ट करें। सो डायमीटर वाइज लार्ज इंटेस्टिन इसलिए इसे लार्ज बोलते हैं क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है काफ़ी बड़ा होता है। डायमीटर वाइज इट इज़ अ लार्जर, बट लेंथ वाइज काफ़ी छोटा रहता है। ठीक है, लेंथ वाइज ये काफ़ी छोटा रहता है। तो डायमीटर वाइज इट इज़ अ लार्जर देन स्मॉल इंटेस्टिन, बट द लेंथ वाइज इट इज़ अ स्मॉलर देन स्मॉल इंटेस्टिन, राइट। सो लार्ज इंटेस्टिन में कुछ भी डाइजेशन नहीं होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। सो द अनडाइजेस्टेड पार्ट जो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, स्मॉल इंटेस्टिन उसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, और अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस आर पासेस टू द लार्ज इंटेस्टिन। आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि देयर इज अ सीकम विच इज कॉल्ड ब्लाइंड पाउच, और यहाँ पे इलियम होता है, और दिस इज अ वॉल दैट इज कॉल्ड इलियोसीकल वॉल। इलियोसीकल वॉल आईवीसी बोल देते हैं। सो यहाँ पे जो भी अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है यहाँ पे आता है, फिर वो रिटर्न बैक नहीं हो पाए, इसलिए जो है यहाँ पे वॉल लगे रहते हैं। सो दिस इलियोसिकल वॉल इज इम्पॉर्टेंट टू द बैक फ्लो ऑफ द कंटेंट इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन. So there is no significant digestion activities take place in the large intestine. Large intestine में कोई भी significant कोई भी digestion देखा नहीं गया है. Only the trace amount of absorption it take place. So what is the function of large intestine? So there is absorption of some water, minerals and certain drugs. So absorption of some water, minerals and certain drugs. Secretion of mucus which help in adhering. इसमें क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टीन में जो होता है म्यूकस सिक्रीट होता है, और ये म्यूकस जो होता है स्मॉल इंटेस्टीन में लार्ज इंटेस्टीन में जो भी अनडाइजेस्टेड पार्ट आता है उसको एडहेर करने में, आपस में जोड़ने में मदद करता है ताकि एक थिक बन जाए, एंड दिस फीकल मैटर इज pass into the next level, right? So this is important, and here is a secretion of mucus which help in adhering a waste or undigested part, and this lubricate for the easy passes, and this is important to passes from the body से पास होने में मदद करता है, तो बॉडी से पास हो जाता है. So what is a part of a small large intestine? तो there is a three part. One is called cecum, colon and rectum. Cecum, colon and rectum. सीकम जो होता है ब्लाइंड पाउच होता है. कोलोन के फिर से तीन पार्ट होते हैं. वन इज कॉल्ड असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन. तो असेंडिंग कोलोन जो कि ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि जो ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे, तो दैट इज कॉल्ड असेंडिंग कोलोन. और दिस वन इज ट्रांसवर्स कोलोन, ये ट्रांसवर्स है, और जो नीचे की तरफ आ रहा है दैट इज कॉल्ड डिसेंडिंग कोलोन. सो कोलोन के तीन पार्ट होते हैं. जो ऊपर की तरफ जा रहा है दैट इज कॉल्ड असेंडिंग कोलोन, जो ट्रांसवर्स है ऐसे है तो दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स कोलोन, और जो नीचे की तरफ जा रहा है दैट इज कॉल्ड डिसेंडिंग कोलोन. So this is a type of colon and this is a sigmoid colon. यहाँ पे थोड़ा सा जो होता है sigmoid colon जो काफ़ी पतला पार्ट होता है colon का, and this is a rectum and then anus is there. So this is all about your large intestine, and this one is a cecum, और cecum के just नीचे आप देखेंगे तो there is a appendix. So there is a appendix is there, और cecum एक blind pouch होता है जिसमें यहाँ पे इलियम जो है अपना कंटेंट यहाँ पे लेके आता है. तो दिस इज इम्पॉर्टेंट. सीकम के बारे में बात करते हैं. तो सीकम जो होता है दिस इज अ ब्लाइंड पाउच एंड द इलियम ओपन, जो इलियम होता है दिस इज अ ओपन इट बाय द इलियोसीकल वॉल. तो सीकम के अंदर जो होता है, सीकम के अंदर जो होता है इलियम आके ओपन होता है, और सीकम जो होता है ये ब्लाइंड पाउच होता है. हर्बीवोरस में बहुत अच्छे से फंक्शनल होता है बिकॉज द सेलुलोजिक फॉर्मेटेशन इज टेक प्लेस इनसाइड दिस पार्ट दैट इज सीकम. So the undigested, unabsorbed substance are called fecal matter, which enter into the cecum of the large intestine through this wall, and this wall is helped to prevent the backflow of content into the ileum. यहाँ पे जो इलियोसिकल वॉल रहता है, जो इलियोसिकल वॉल रहता है फिर से बैकफ्लो को प्रिवेंट करता है. एक बार कंटेंट आ गया है इलियम से सीकम में, तो सीकम से फिर से इलियम में ना जाए. बहुत ही कम मिनिमम पेरिस्टाल्सिस सीकम के अंदर रिपोर्टेड है. तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं हमारा पेरिस्टाल्सिस जो है धीरे धीरे डाउन होने लगता है. तो इसोफेगस में मैक्सिमम पेरिस्टाल्सिस, देन द स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम, ऐसे धीरे धीरे होने लगता है. तो सीकम हैज रोल इन डाइजेशन ऑफ हर्बीवोरस एनिमल्स. अभी मैंने बताया था जो भी घास खाएंगी
गाय भैंस बकरी, उसका सेलुलोजिक फर्मेंटेशन होता है एंड देयर इज अ सर्टेन सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज देयर. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रेक्टम. रेक्टम में भी मिनिमम पेरिस्टाल्सिस होता है और यहाँ पे देख रहे हैं कि सीकम है, ये अपेंडिक्स है. तो किसी किसी ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि अपेंडिक्स में सूजन आ जाती है एंड दिस इज कॉल्ड अपेंडिसाइटिस. अपेंडिसाइटिस, आइटिस का मतलब होता है स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन क्यों आता है, कैसे आता है, दे आर लॉट ऑफ रीजन एंड दे आर नॉट दैट कंसर्न फॉर द डिस्कशन ओवर हियर कि व्हाट इज अपेंडिसाइटिस, व्हाट इज अपेंडिक्स एंड ऑल. तो ये नीट और एम्स में कभी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है. जब आप एमबीबीएस करेंगे, फाइनल ईयर में जाएंगे, सर्जरी पढ़ेंगे, सो देयर इज अ सर्जरी एंड देयर इज द वेरियस स्टेप. यहाँ पे मैं आपको अपेंडिसाइटिस तो पढ़ा सकता हूँ बट दिस इज नॉट कंसर्न फॉर यू, तो फ़ायदा नहीं है. सो अपेंडिसाइटिस में इन्फ्लेमेशन होता है, ये सूज जाता है. बेसिकली ये इसलिए होता है, थोड़ा सा मैं रीजन बता दूं आपको, कि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होता है. जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं यहाँ पे ग्रोथ करते हैं और फेकल मैटर अगर स्टैटिक हो जाए, रुक जाए, तो क्या होता है कि यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स सप्लाई करती है अपेंडिक्स को, उसमें जो है सप्लाई इसकी रुक जाती है. ब्लड वेसल्स में जो भी सप्लाई होती है वो सब रुक जाती है और जैसे ही रुकती है ब्लड वेसल में सप्लाई जैसे ही रुक जाती है तो क्या होता है कि अपेंडिक्स में स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाता है एंड दिस स्वेलिंग इज कॉल्ड अपेंडिसाइटिस. तो अगर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है तो इट शुड बी रिमूव आउट फ्रॉम द बॉडी बिकॉज इट इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन. इट इज़ प्रेजेंट इन साइड द बॉडी बट दे आर नॉट फंक्शन. सो क्योंकि हमारे इंसेस्टर में ये काम करता था, इंसेस्टर में काम करता था और जो हमारे इंसेस्टर थे वो पका के खाना नहीं खाते थे, है ना, रॉ मटेरियल खाते थे एंड दिस रॉ मटेरियल कंटेन द सेलुलोज. तो उसमें डाइजेशन करता था. जैसे जैसे हम में एवोल्यूशन हुआ, हम लोग सिविलाइज होने लगे, बेहतर एडेप्टेड करने लगे, तो हम लोग जो है अपेंडिक्स का हम लोग खाना पका के खाने लगे. तो सेलुलोज का मतलब कि जैसे आप हीट करेंगे तो सेलुलोज का जो है स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा. सो सेलुलोज हमारे डाइट में होता नहीं है एज सच. तो अपेंडिक्स धीरे धीरे काम करना बंद कर दिया. दैट इज कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन. So surgically we can remove the appendix and this operation is called appendectomy. और बहुत ही आसान प्रोसीजर होता है और आजकल तो लैब अपेंडेक्टमी होता है जो 2-4 मतलब कि पूरा चीरना नहीं पड़ता है, बस होल करके और निकाल देते हैं. दैट इज कॉल्ड लैब अपेंडेक्टमी. तो लेप्रोस्कोपी जैसे बोलते हैं. So the minimum peristalsis take place inside the rectum. Rectum के अंदर minimum peristalsis होता है and hormone control the secretion of digestive juice and carried out by the local hormone which is produced by the gastric or intestinal mucosa. So this is the rectum. Rectum में जो होता है उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है वो स्टे रहता है. मतलब ऐसा समझिए कि मान लीजिए रेक्टम है और फिर ए एनएस है. तो रेक्टम में क्या होता है कि अनडाइजेस्टेड पार्ट थोड़ी देर के लिए स्टे रहता है और ये नर्वस रेगुलेशन होता है. यहाँ पे रिसेप्टर लेके रहते हैं और ये नर्वस सिस्टम को मैसेज भेजते हैं कि अब इसे इस अनडाइजेस्टेड पार्ट को बॉडी से बाहर निकालना है. सो देयर इज अ मैसेज फॉर द डिफेकेशंस और मतलब कि उसे बॉडी से बाहर निकालने के लिए मैसेज आता है और ये मैसेज आएगा तो बॉडी से बाहर निकल जाएगा. तो दिस इज इंपॉर्टेंट. So what is the function of the large intestine over here? So absorption of some water, minerals and certain drugs and secretion of mucus. This is important. Secretion of mucus which help in adhering the waste part, undigested part or fecal part, ताकि सारे के सारे जो fecal part हैं एक साथ आ जाए and they passes together by lubricating it for the easy passes. तो इजी पासेस के लिए म्यूकस का सिक्रेशन लार्ज इंटेस्टाइन करती है. तो एक होता है आपने सुना होगा कॉन्स्टिपेशन, जो कि हम आगे डिस्कस भी करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में. तो हम सेपरेटली सारे डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे. और यहाँ पे कंसर्न ये है कि अगर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर म्यूकस का सिक्रेशन कम हो जाए तो ये एडहेयर नहीं होगा, ठीक है, मुलायम नहीं रहेगा and the fecal matter will be very hard and this is that stuff to pass out from the anal canal and this is called constipation actually. हालांकि constipation हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे. So in large intestine there is a fat digestion is there and
the fatty acids and glycerol being insoluble and there cannot be directly absorbed by the blood vessels. So fatty acids और जो हमारे glycerol होते हैं insoluble होते हैं, और जो होता है the first incorporated with the small droplets that is called measles. तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो होते हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू द मिजल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड इनसाइड द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एंड दे आर रीफॉर्म्ड इन वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स, और ये फाइनली जो होते हैं काइलोमाइक्रोन में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो सबसे पहले कि जो भी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है दे आर कन्वर्टेड इनटू द मिजल्स, और मिजल्स से काइलोमाइक्रोन में कन्वर्ट होते हैं. ये जैसे ही काइलोमाइक्रोन में कन्वर्ट होंगे एंड दिस इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द लिम्फेटिक वैसल्स. तो जितने भी हमारे लिम्फ होते हैं इस लिम्फ के अंदर काइलोमाइक्रोन चले जाते हैं, लिम्फ के अंदर फिर से वेन और आर्टरी के अंदर चले जाते हैं. अल्टीमेटली दिस लिम्फेटिक वैसल्स अल्टीमेटली रिलीज एंड अब्सॉर्ब इनटू द ब्लड स्ट्रीम. सो दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप of the fat digestion. यहाँ पे देख पा रहे हैं दिस इज दैट्स इंटेस्टाइन पार्ट एंड देयर इज अ मिजल्स. ये मिजल्स है और मिजल्स से जो होता है बाइल सॉल्ट, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल्स ये सारे कंबाइंड होते हैं. दे बिकम अ ट्राइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड से काइलोमाइक्रोन ड्रॉपलेट्स और दिस इज फाइनली अब्सॉर्ब इनसाइड द ब्लड. सो दिस इज अ फैट डाइजेशन. तो ये फैट डाइजेशन के बारे में. सो लिवर के बारे में बात करते हैं. दिस इज अ डाइजेस्टिव ग्लैंड. सो लिवर एंड पेंक्रियाज इज अ टू डाइजेस्टिव ग्लैंड, और इसके अलावा और भी डाइजेस्टिव ग्लैंड है बट द मेजर वन इज द लिवर एंड पेंक्रियाज. सो लिवर जो होता है हमारा लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है ह्यूमन बींग का. अप्रॉक्स 1.2 to 1.5 kg इन वेट होता है. लिवर जो होता है राइट साइड में सिचुएटेड होता है, और यहाँ पे देख पा रहे हैं इट इज अ ट्रायंगुलर इन शेप. एक ट्रायंगुलर इन शेप होता है and this is covered by the Gleason's capsule. So it is situated in the right side of abdominal cavity below the diaphragm. Diaphragm जो होता है हमारे respiratory system और abdominal cavity को separate करता है, that is called diaphragm. तो just diaphragm के नीचे जो है हमारा liver situated रहता है. Liver is a considered a mixed gland, इसे mixed gland भी बोलते हैं. यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो जो liver के चारों तरफ यहाँ पे जो है जो लिवर के चारों तरफ आपको पर्पल कलर का आपको दिखाया गया है, तो दिस इज कॉल्ड ग्लीसन्स कैप्सूल. दिस इज कॉल्ड ग्लीसन कैप्सूल जो कि लिवर को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, कवरिंग है. तो कवरिंग इज ग्लीसन्स कैप्सूल, कवरिंग इज ग्लीसन कैप्सूल. तो दिस लिवर इज कवर्ड बाय द थिन कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड ग्लीसन कैप्सूल. अब लिवर जो होता है एक बड़ा ऑर्गन है, और अगर आप फर्स्ट ईयर में जाएंगे, एमबीबीएस में जाएंगे तो आपको लिवर का स्ट्रक्चर दिखाया जाएगा. तो लिवर जो होता है इंटरनली दे हैव अ बाइलोब. बाइलोब का मतलब होता है दे हैव अ टू लोब, राइट, एंड दिस लोब इज सेपरेटेड बाय द थिन लाइक लिगामेंट दैट इज कॉल्ड फेल्सीफोरम लिगामेंट. फेल्सीफॉर्म लिगामेंट. तो फेल्सीफॉर्म लिगामेंट होता है जो कि लिवर को दो छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड करता है, छोटे छोटे दो लोब में डिवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, राइट. सो लिवर इन द ह्यूमन बीइंग इज डिविजिबल इनटू द टू लोब एंड दिस इज सुपरफिशियली बाय द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड फेल्सीफॉर्म लिगामेंट. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. और हालांकि इसके अंदर बहुत सारे मेजर वेसल्स का ओपनिंग रहता है. आप रियल डायग्राम देखेंगे. सो देयर इज दैट्स ओपनिंग फॉर द आईवीसीए एंड आईवीसी दैट इंफीरियर वेना कावा इसके अंदर ओपन होती है. हेपेटिक लोब्यूल्स और हेपेटोसाइट्स, लिवर का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है दैट इज कॉल्ड हेपेटोसाइट्स और हेपेटिक लोब्यूल्स विच इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर. और लिवर के अंदर जो होता है एक परमानेंट सेल्स होता है दैट इज कॉल्ड कुफनर सेल्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है. कुफनर सेल, कफनर सेल, कुछ भी ऐसे बोल दीजिए. कफनर सेल एंड कुफनर सेल्स. तो दिस इज अ फिक्स टाइप ऑफ मैक्रोफेज एंड दे आर नॉट मूव टू द अदर ऑर्गन टू द अनदर ऑर्गन, राइट. तो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में मूव नहीं होता है एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ द फिक्स मैक्रोफेजेस. एंड लिवर के अंदर कोई भी अगर पैथोजन आता है सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू फेगोसाइट इट. फेगोसाइट मतलब उसे इनगल्फ कर लेगा, उसे खा जाएगा. तो द कफनर सेल्स इज दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोटेक्शन एंड ये क्या करेगा, फेगोसिटिक इन नेचर होता है. एंड बाइल इज सिक्रेटेड बाय द हेपेटिक सेल जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है. और बाइल जो होता है लिवर से गॉल ब्लैडर के अंदर आता है और गॉल ब्लैडर में वो थिक होता है. So this bile secreted by the hepatic cells and pass into the hepatic duct and concentrate inside the gallbladder.
सो दिस गॉल ब्लैडर इज प्रेजेंट बीनीथ द लिवर, जस्ट लिवर के नीचे रहता है, और जो भी बाइल सिक्रीट होता है वो गॉल ब्लैडर के अंदर आता है, वहाँ पे उसका कंसंट्रेशन होता है। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फंक्शन ऑफ द लिवर। यहाँ पे देखेंगे कि लिवर से यहाँ पे दो डक्ट आ रही है, दैट इज कॉल्ड हेपेटिक डक्ट, और ये गॉल ब्लैडर है, दिस इज अ गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर से जो डक्ट आती है उसे सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। जब सिस्टिक डक्ट और जो मान लीजिए दिस इज अ गॉल ब्लैडर, दिस इज कॉल्ड सिस्टिक डक्ट, and this is called hepatic duct, bile duct, hepatic duct. So this duct is called common bile duct, common CBD बोलते हैं, common bile duct बोलते हैं, और सीधा जाके ड्यूडेनम में ओपन होता है। यहाँ पे नीचे आता है और ड्यूडेनम में ओपन होता है, देख पा रहे हैं, यहाँ पे आएगा और ये ड्यूडेनम में ओपन हो जाएगा, तो ड्यूडेनम में यहाँ पे ओपन हो जाएगा, तो दिस डक्ट इज पास थ्रू लाइक दिस, और सीधा ड्यूडेनम में ओपन होगा। पेंक्रियाज का भी जो भी सिक्रेशन है ड्यूडेनम में भी आएगा सीधा। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिवर? दे इंपॉर्टेंट फॉर द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, लाइक ग्लूकोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब बनना, तो ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज का बनेगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस है ना, तो अलग अलग सब्सटेंस ग्लूकोजिनोलाइसिस इसे बोलते हैं, तो ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज का बनना फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, नॉन कार्बोहाइड्रेट से अगर ग्लूकोज बने उसी को ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं, नियो का मतलब नया। तो formation of glucose from the new substance like fat, protein, amino acids, so that is called gluconeogenesis, and formation of the maximum protein plasma like fibrinogen and prothrombin and blood clotting factor। तो blood clotting factor जो होते हैं, जो blood को clot करने में मदद करते हैं, that's synthesized inside the liver। so storage of vitamin A, D, E, K, A, D, E, K का मतलब होता है कि अगर एक्चुअली जो भी विटामिन होता है ये दो टाइप के होते हैं, वन इज कॉल्ड फैट सोलेबल एंड अनदर इज कॉल्ड वाटर सोलेबल। तो फैट सोलेबल को याद करने का तरीका है फेडेक, एफ फॉर द फैट सोलेबल, ए फॉर द विटामिन ए, डी, ई, के, सो दैट इज कॉल्ड फैट सोलेबल, और बाकी जितने भी बच गए एंजाइम हमारे विटामिन, दे आर कॉल्ड वाटर सोलेबल। तो दे आर स्टोरेज फॉर द फेडेक, FADEK, है ना। तो जितने भी फैट सोलेबल विटामिन है, विटामिन B12, आयरन, कॉपर भी कर लेता है। इराइथ्रोपोइसिस करीब 15% ये करता है। मैक्सिमम इराइथ्रोपोइसिस टेक प्लेस इनसाइड द किडनी, दैट इज कॉल्ड 85%। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। तो 15% जो है जिम्मा लिवर के हाथ में रहता है, 15% ये करता है। सिंथेसिस ऑफ बाइल, यस, हेपेटिक सेल्स जो होते हैं बाइल सिक्रीट करते हैं, एंड दे हेल्प इन स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, और जो भी हम खाना खाएंगे तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में लिवर स्टोर करता है। मान लीजिए किसी दिन मेरा फास्टिंग है, किसी दिन मैं नहीं खा पाया, तो दिस ग्लाइकोजन इज इंपॉर्टेंट एंड दे आर रिलीज इनसाइड द ब्लड वेसल एंड दे प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द अदर ऑर्गन। ये क्वेश्चन जो है नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, पहले हम AIPMT बोलते थे। द कफनर सेल्स अकर इन, डायरेक्टली क्वेश्चन है, तो यस, नो डाउट इट्स द लिवर, इट्स नॉट अ किडनी, स्प्लीन एंड ब्रेन, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, दैट इज द लिवर। तो पहला क्वेश्चन था वेयर द सर्टेन सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉर्मली अकर इन द ह्यूमन बॉडी। तो देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर्टेन सिम्बायोटिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो है उनका रोल रहता है, सो दैट सीकम इज आंसर, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। द पॉलीसेकेराइड विच सिंथेसाइज एंड स्टोर इनसाइड द लिवर सेल इज अर्बोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज एंड ग्लाइकोजन। ठीक है, तो polysaccharide which synthesize and store is right for the glycogen। तो pancreas is a heterocrine or mixed gland because they have both endocrine और exocrine। आपको पता है कि हम endocrine इसका पोर्शन जो है एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे। यहाँ पे बेसिकली हम लोग एक्सोक्राइन के बारे में बात करेंगे, कौन सा एंजाइम सिक्रीट करेगा पेंक्रियाज, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम एंडोक्राइन के बारे में नहीं पढ़ेंगे। आपको पता है कि पेंक्रियाज जो होता है ग्लूकागन और इंसुलिन सिक्रीट करता है, और दोनों ही हार्मोन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे देखेंगे ये पेंक्रियाज है, और पेंक्रियाज के अंदर जो बहुत बड़ी डक्ट होती है, दे आर कॉल्ड डक्ट ऑफ विल्सन, और इसी डक्ट से जो भी पेंक्रियाज एसिनार होते हैं, पेंक्रियाज सेल्स होते हैं जो पेंक्रियाज को बनाते हैं, वो सारा का सेल जो होता है इस डक्ट ऑफ विल्सन में अपना सिक्रेशन डाल देते हैं, और ये सिक्रेशन जो है डायरेक्टली ड्यूडेनम में ओपन हो जाता है।
सो दिस पेंक्रियाज इज सिचुएटेड इनसाइड द लूप ऑफ द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जो होता है बेसिकली इट इज अ शी शेप स्ट्रक्चर, और इसी लूप के अंदर जो है पेंक्रियाज ऐसा होता है। सो दिस इज अ पेंक्रियाज एंड दिस इज अ लूप। इन्वर्टेड शी शेप होता है हमारा ड्यूडेनम, तो उसी लूप में प्रेजेंट होता है। एंड द बाइल डक्ट एंड पेंक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर इनटू द ड्यूडेनम एज अ कॉमन हेपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट। देखिए हेपेटो का मतलब लीवर, पेंक्रियाटिक का मतलब पेंक्रियाज। उधर से मैंने आपको एक सेपरेट बना दे रहा हूँ। मान लीजिए लिवर है, एक गॉल ब्लैडर है, तो लिवर से जो डक्ट आती है, लिवर से जो डक्ट आती है दैट इज कॉल्ड हेपेटिक डक्ट, दैट इज कॉल्ड हेपेटिक डक्ट। और यहाँ से गॉल ब्लैडर से जो डक्ट आती है दैट इज कॉल्ड सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, राइट। तो सिस्टिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट आपस में ऐसे कंबाइंड हो जाती हैं एंड दे मेक अ सिंगल डक्ट दैट इज कॉल्ड CBD, दैट इज कॉमन बाइल डक्ट। इसे हम बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। और कॉमन बाइल डक्ट जो होता है ये सीधा जो है यहाँ पे ये पेंक्रियाज है, दिस इज अ पेंक्रियाज, और पेंक्रियाज जो है दिस इज अ पेंक्रियाज, और पेंक्रियाज से जो भी ग्लैंड आता है दैट इज कॉल्ड पेंक्रियाटिक डक्ट। तो दिस इज अ कॉमन बाइल डक्ट और पेंक्रियाटिक डक्ट जो होता है आपस में कंबाइंड हो जाते हैं एंड दे बिकम अ हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट एंड दे आर डायरेक्टली सिक्रीशन इनसाइड द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में डायरेक्टली सिंथेसाइज करते हैं। तो यहाँ पे स्पिंचर रहता है पेंक्रियाटिक, जो कॉमन बाइल डक्ट आ रहा है लिवर से, पेंक्रियाज आ रहा है यहाँ से, तो दिस इज अ स्पिंचर ऑफ ओडाई, जो कि एक बार अगर ड्यूडेनम में जो भी सिक्रेशन चला गया तो फिर से पेंक्रियाज और कॉमन बाइल डक्ट में ना आए। सो दिस इज अ स्पिंचर ऑफ ओडाई विच इज प्रेजेंट ओवर हियर। सो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सो द bile duct and pancreatic duct open together into the duodenum as a common hepatopancreatic duct, which is guarded by the sphincter called sphincter of Oddi, which is guarded by the sphincter called sphincter of Oddi, जो कि उसे backflow से रोकेगा। And the exocrine portion which is secreted the alkaline pancreatic juice, काफी strong juice मानते हैं। और इस पेंक्रियाटिक जूस में हर तरीके के एंजाइम होते हैं जो किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करने में सक्षम रहता है। सो एंडोक्राइन पोर्शन आपको पता है इंसुलिन और ग्लूकागन सिक्रीट होता है। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। सो पेंक्रियाटिक जूस कंटेन इनएक्टिव एंजाइम। पेंक्रियाटिक जूस में इनएक्टिव एंजाइम होता है, बाद में सर्टेन एंजाइम और कुछ कुछ चीज़ों से वो बाद में एक्टिवेटेड हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। सो दे कंसिस्ट ऑफ द inactive enzyme like trypsinogen, chylotrypsinogen, procarboxypeptidases, amylases, lipases and nucleases। आपको ये पूरा अच्छे से याद होना चाहिए, फिर से मैं बता रहा हूँ। ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज एज है एंजाइम है, अमाइलेज, लाइपेजेज, न्यूक्लियसेज। सो रिलीज ऑफ पेंक्रियाटिक जूस इज स्टिमुलेटेड बाय, मान लीजिए पेंक्रियाज से कुछ भी चीज को यस TC plant is a mnemonic for that, that's great। TC plant that's trypsokinases, chymotrypsinogen, P for the procarboxylases, amylases और nucleases, that's great। so TC plant इस mnemonic से याद कर सकते हैं। और पेंक्रियाज से अगर कुछ भी चीज को बाहर निकालना है तो there is a enzyme and this enzyme is called secretin and cholecystokinin। काइनिन है, एज नहीं है। एक होता है कोलियोसिस्टोकाइनेज, ठीक है, यहाँ पे नीन है, तो ये एंजाइम है सिक्रेटिन एंड कोलियोसिस्टोकाइनिन, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये सारे इनएक्टिव एंजाइम है। लेट्स सपोज दिस इज अ ट्रिप्सिनोजन इज अ इनएक्टिव एंजाइम। द ट्रिप्सिनोजन इन इनएक्टिव एंजाइम व्हिच इज कन्वर्टेड टू द एक्टिव फॉर्म बाय द हेल्प ऑफ एंटीरोकाइनेज which is secreted by the intestinal mucosa। ठीक है, तो इंटेस्टाइनल जो म्यूकोसा होता है वो एंटीरोकाइनेज सिक्रेट करता है एंड दे कन्वर्टेड ट्रिप्सिनोजन विच इज इन एक्टिव फॉर्म इनटू द एक्टिव फॉर्म, दिस इज ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन को डाइजेशन करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो एक क्वेश्चन आता है का emulsification of fat is carried out by bile pigment, bile salt, HCl and pancreatic juice। तो द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इज कैरिड आउट बाय द बाइल सॉल्ट, इन नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। और रिलीज ऑफ पेंक्रियाटिक जूस इज स्टिमुलेटेड बाय, नो डाउट इट इज अ सिक्रेटिन। देखिए कोलियोसिस्टिक काइनेज है, एज लगा है, तो एज यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे देखेंगे दे आर आइनिन, कोलियोसिस्टिक काइनिन, ठीक है।
सो कोलियोसिस्टिक काइनिन और सिक्रोटीन है, तो कोलियोसिस्टिक काइनेज है तो ये एंजाइम है, ये तो होगा नहीं, एंटीरोकाइनेज नहीं होगा, ट्रिप्सिनोजन नहीं होगा, तो एस सिक्रेटिन इज अ राइट आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. सो इफ द पेंक्रियाज इज रिमूव द कंपाउंड विच रिमेन अनडाइजेस्ट, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑल ऑफ दीज. So if the pancreas is removed, the compound which is remain undigested. आपको पता है कि पेंक्रियाज जो होता है, अभी मैंने बताया था कि जो पेंक्रियाज होता है हर चीज को डाइजेशन करने में सक्षम रहता है. एवरीथिंग इज डाइजेस्टिव ओवर हियर. सो प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, ऑल ऑफ दीज इज राइट आंसर. नीट 2016 में आया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गार्डेड द ओपनिंग ऑफ हेपेटोपेंक्रियाटिक डक्ट into the duodenum. Directly slide से क्वेश्चन है, that is called sphincter of Oddi is a right answer. So now we are looking for what is a disease which is associated with the digestive system. Now the first disease is called jaundice. तो अगर हम हमारे बॉडी के अंदर बाइल पिगमेंट का कंसंट्रेशन दिस इज ग्रेटर देन 2 मिलीग्राम परसेंटेज से ज़्यादा हो जाए तो दैट्स कनेक्टेड टू दैट्स कंसर्न विद द जॉन्डिस. सो नॉर्मल कंसंट्रेशन जो होता है लेस देन 1 मिलीग्राम परसेंटेज, लेस देन 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है हमारा बाइल. अगर बाइल पिगमेंट, एक्चुअली बाइल पिगमेंट दो टाइप के होती हैं. वन इज कॉल्ड बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डीन. तो वर्दी जो होती है, जो पुलिस वालों की वर्दी होती है, जो बॉर्डर पे रहते हैं, बेसिकली ग्रीन होती है ताकि वो घास उसमें छुप के और दुश्मन को हमला कर सके. तो बिलीवर्डीन इज अ ग्रीन कलर, बिलीरुबिन इज अ येलो कलर, राइट, येलो कलर. तो अगर बाइल पिगमेंट का कंसंट्रेशन 2 मिलीग्राम परसेंटेज से ज़्यादा हो जाता है, और इसलिए होता है क्योंकि हमारा लिवर सही से उस बाइल को बॉडी से बाहर ही नहीं निकाल पा रहा. और अल्कोहलिक के वजह से हो सकता है, या बहुत सारे डिजीज लिवर से एसोसिएटेड हो सकते हैं, उनमें हो सकता है. सो दे आर कॉजेज ड्यू टू द एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर को अगर कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए उससे हो सकता है. अगर डाइट बहुत ही फैटी डाइट है, they lead to the fatty liver, and finally they lead to that elevation of the liver enzyme. LFT कराते हैं हम पेशेंट का, that liver function test, and there is a two basically parameter, that is SGOT and SGPT. So that's SGOT and SGPT is elevated, so that's a sign of the jaundice, or other sign of the liver failure. Inflammation of the bile duct, obstruction of the bile duct is the causes of the jaundice. तो जो स्किन और आई है, बेसिकली जो स्क्लेरा होता है, आई के अंदर जो स्क्लेरा होता है वो आपको पीला नजर आएगा. इसलिए पीला आ रहेगा क्योंकि उसके स्क्लेरा के अंदर इलास्टिन प्रोटीन होता है. ये मैं आपको एमबीबीएस की जानकारी दे रहा हूँ. तो स्क्लेरा के अंदर इलास्टिन प्रोटीन होता है, इलास्टिन होता है, और जो कि उसको इलास्टिन जो होता है बिलीरुबिन से जल्दी से बाइंड हो जाता है. तो बिलीरुबिन को बुला लेता है कि आ जाओ मेरे पास आ जाओ. तो जैसे ही बिलीरुबिन इलास्टिन से कंबाइंड हो जाता है तो स्क्लेरा विल बी वाइट. सो आप देख रहे हैं इस पेशेंट का कि द कलर ऑफ स्क्लेरा इज वाइट, दैट्स येलो, एंड स्किन भी येलो हो जाता है, एंड बिकॉज द बाइल पिगमेंट इज डिपोजिट ओवर हियर. सो दिस इज all about the jaundice. But jaundice is self-limiting disease. There is no requirement of treating, and there is no need to the medicine unless it's associated with the other symptom like viral hepatitis and all. So first of all we have to rule whether the patient is suffering only the jaundice or other viral infection, और इसको प्रॉपर उसे चेक करके इवन लिवर स्पैन भी देखते हैं. तो दे आर लॉट ऑफ क्लिनिकल साइन, वी आर नॉट डिस्कसिंग ओवर हियर द क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम. तो यहाँ पे जो है यूएसजी, लिवर स्पैन वगैरह देखते हैं, एंड दे आर लॉट ऑफ थिंग, तो दे आर नॉट कंसर्न फॉर दैट. सो वॉमिटिंग के बारे में बात करेंगे. तो वॉमिटिंग का जो सेंटर होता है हमारे मेडुला के अंदर, वॉमिटिंग का सेंटर होता है. तो अगर मान लीजिए आपने कुछ खाया और वो सब्सटेंस जो है बॉडी के लिए सुटेबल नहीं है, और बॉडी को पता चल गया है कि ये सब्सटेंस में मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगा, सो इट शुड बी दैट्स इजेक्टेड आउट. इट शुड बी इजेक्टेड आउट फ्रॉम द स्टमक. स्टमक से वो बाहर निकलना चाहिए, एंड दिस मेडुला इज वॉमिट सेंटर इसके अंदर होता है. और ये मेडुला जो होता है ये क्या करता है, स्टमक को कॉन्ट्रैक्ट करता है, यहाँ पे लोअर इसोफेजियल स्पिंचर को खोल देगा और कंटेंट जो है बाहर आ जाएगा, वॉमिट कर दोगे आप. सो that is a vomiting. This vomiting is also called reverse peristalsis. तो पेरिस्टाल्सिस नीचे के डायरेक्शन में होता है, जो भी आप खाना खाएंगे नीचे की तरफ जाएगा, बट यहाँ से नीचे से ऊपर जा रहा है,
तो रिवर्स में आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड रिवर्स पेरिस्टैल्सिस, राइट। वॉमिटिंग के भी बहुत सारे नेचर होते हैं, अगर आप डॉक्टर बनेंगे आई होप। सो उसमें क्या होता है कि वॉमिटिंग एक प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होता है, बहुत सारे लोग आप मतलब गौर से देखेंगे। सो वॉमिटिंग इज प्रोजेक्टाइल लाइक दिस। तो जो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होता है, दे आर मोर कंसर्न विद द नर्वस सिस्टम, दे आर मोर कंसर्न विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। और कोई नीचे मतलब वॉमिट करता है तो मतलब उसके शर्ट वोट पे आ जाता है, दैट डिफरेंट टाइप ऑफ वॉमिटिंग। अगर कोई प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग करता है, दे आर कंसर्न विद द नर्वस सिस्टम, माइट बी नर्वस ब्रेकडाउन एंड ऑल, ठीक है। तो देयर आर लॉट ऑफ कैटेगरी एंड देयर इज लॉट ऑफ मेडिसिन टू स्टॉप द वॉमिटिंग, बट इंडिया में जो मैक्सिमम चलता है दैट इज टैबलेट, एमसेट दे देते हैं, ठीक है, एमसेट 40 mg 20 mg एंड दे स्टॉप द वॉमिट, राइट। So this is all about your vomit. Now we are talking about the constipations, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन क्या होता है। तो कॉन्स्टिपेशंस जो होता है, कॉन्स्टिपेशन इज बेसिकली जो होता है, देयर इज अ रिटेंशन ऑफ फीकल मैटर इनसाइड द रेक्टम, है ना, रेक्टम में रिटेंशन रहता है, उसी को हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, और जल्दी से पासस नहीं हो पाता है, राइट। तो काफ़ी दिनों तक जो है पेशेंट है बात मतलब कि डिफेशिएशंस के लिए नहीं जाता है, और वो जो है उसके अंदर मतलब कि जो है फीकल मैटर डिस्चार्ज ही नहीं होता है। तो जो है हम क्या करते हैं कि फिर उसको जो है ये काफ़ी देर तक, अगर काफ़ी दिनों तक रिटेन रहेगा, तो यहाँ पे जो म्यूकोसा होते हैं उसे इरोड करने लगेगा, इरोजन करने लगेगा, नुकसान करने लगेगा। तो म्यूकोसा काफ़ी मुलायम होते हैं और फीकल मैटर काफ़ी टाइट है, तो इरोजन होने लगेगा म्यूकोसा का, एंड दे लीड टू द ब्लीडिंग, एंड दिस कंसीडर इज कॉल्ड कॉन्स्टिपेशन और हिमोरॉइड, है ना। तो लॉन्ग स्टेडिंग कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो दे लीड टू द हेमोरॉइड, ठीक है, पाइल्स, हिमोरॉइड, राइट। तो कॉन्स्टिपेशन का जो ट्रीटमेंट होता है, बेसिकली देयर आर द टू टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, वन इज कॉल्ड, ये भी मैं आपको एमबीबीएस की जानकारी दे रहा हूँ, और सेकेंड ईयर में जाएंगे और फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड अदर इज कॉल्ड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, लाइक ड्रग्स से, है ना। सो नॉन फार्माकोलॉजिकल की अगर कोई पेशेंट कॉन्स्टिपेशन से आता है, तो देयर इज अ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट। उसको कहेंगे कि आप रोज, है ना, पार्क में जाओ, टहलो, है ना, अपने डाइट को अच्छे से मॉडिफाई करो, डाइट में फाइबर रिच डाइट लेना है आपको, है ना, ऑयल फैटी हुई चीज़ नहीं लेना, और लॉट ऑफ पानी पीना है, पानी ज़्यादा पीना है, प्लेंटी ऑफ वाटर। तो सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन में यही हम उस पेशेंट को बताते हैं, जस्ट चेंज द लाइफ स्टाइल, you have to walk like 1 or 2 kilometer, diet should be contain the fiber, plenty of water, right. If the patient is feel to that, अगर मान लीजिए कि पेशेंट ने सब चीज़ किया है, and after that the constipation is remain, so then we proceed the pharmacological treatment, and the most common treatment is syrup एक लैक्टोलोज आता है, उसको हम प्रिस्क्राइब करते हैं 2 टीस्पून इन द नाइट टाइम, और जो है पेशेंट जो है कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्स्टिपेशन, एंड पाइल एंड हेमोरॉइड इज नॉट कंसर्न फॉर यू। अगर आप डॉक्टर बनेंगे ही जरूर, तो सर्जरी में आपको पाइल्स और हेमोरॉइड के बारे में बेहतर जानकारी मिलेगी। यहाँ पे अगर मैं बता भी दूंगा, सो देयर इज अ नॉट वर्थ फॉर यू, बिकॉज दे आर नॉट आस्किंग अबाउट क्वेश्चन इन द नीट यूजी लेवल, राइट। सो दिस इज अ कॉन्स्टिपेशन, और हमने जो है अपना पूरा का पूरा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे ख़त्म किया है। सो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, और इसमें आपको पता लगाना है कि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इससे कि सिरोसा, म्यूकोसा, ये सब चीज़ क्या है, और एनसीईआरटी का ये डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांस सेक्शन ऑफ द गट है। सो द आउटर लेयर इज कॉल्ड सिरोसा, जो मतलब कि पूरा इसोफेगस से लेके पूरा रेक्टम तक आप बाहर, मतलब बेसिकली क्या है कि ये मान लीजिए ट्यूब है, चाहे वो स्टमक हो, स्मॉल इंटेस्टिन हो, लार्ज इंटेस्टिन हो, राइट। तो जो बाहर के साइड में आपको दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड सिरोसा, जो आउटर साइड में है दैट इज कॉल्ड सिरोसा। फिर हम सिरोसा के अंदर आएंगे तो आपको ये देखिए व्हाइट कलर दिखाई दे रहा है। सो दिस इज कॉल्ड इनर सर्कुलरिस एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल। तो इनर के तरफ जो है इनर सर्कुलर मसल से होता है, और आउटर जो है लॉन्गिट्यूडनल मसल से होता है, दिस इज कॉल्ड मस्कुलारिस। तो दिस इज द सेकेंड लेयर, द फर्स्ट लेयर इज सिरोसा एंड सेकेंड लेयर इज मस्कुलारिस। मस्कुलारिस में आउटर जो होता है लॉन्गिट्यूडनल, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इनर सर्कुलर।
फिर उसके बाद सब म्यूकोसा, तीसरा लेयर होता है सब म्यूकोसा, और फिर उसके अंदर जाएंगे तो म्यूकोसा होगा, और म्यूकोसा के बाद अगर जाएंगे तो आपको ल्यूमेन आएगा। तो मान लीजिए ल्यूमेन है, कोई ल्यूमेन है, पाइप है, लेट सपोज रेक्टम है, रेक्टम अभी बताया था आपको, है ना। तो रेक्टम में कॉन्स्टिपेशन अभी बताया था कि अगर मान लीजिए फीकल मैटर काफी दिन तक इकट्ठा रहे तो ये ल्यूमेन में इकट्ठा रहेगा, ठीक है। तो ल्यूमेन में इकट्ठा रहेगा तो हमारे म्यूकोसा को इरोड करने लगेगा, मतलब म्यूकोसा को खराब करने लगेगा, और म्यूकोसा में ब्लड सप्लाई होती है तो ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिस कैविटी इज ओपनिंग, लेट सपोज स्टमक है, तो स्टमक को आप ऐसे रिलेट करें इससे, तो स्टमक के जो खाली जगह है, ये खाली जगह है, दैट इज कॉल्ड ल्यूमेन। तो अंदर क्या होगा, म्यूकोसा होगा। आपको मैंने बताया था कि म्यूकोसा का डबल लेयरिंग होता है ना। म्यूकोसा का डबल लेयरिंग स्टमक के अंदर होता है ताकि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। उसके बाद आप ऊपर जाने लगेंगे तो आपको सब म्यूकोसा दिखाई देगा, मस्कुलारिस दिखाई देगा, सिरोसा दिखाई देने लगेगा। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर विच इज रिलेट टू द ऑल द डाइजेस्टिव सिस्टम कि कौन कौन सा लेयर है। सिरोसा, मस्कुलारिस, मस्कुलारिस का आउटर, लॉन्गिट्यूडनल, इनर सर्कुलर, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा एंड देन ल्यूमन। तो मैरास्मस और क्वासियोरकर में डिफरेंस देख लेते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो क्वासियोरकर और मैरास्मस जो होता है उसमें डिफरेंस देखते हैं। सो क्वासियोरकर एंड मैरास्मस में देखते हैं, तो क्वासियोरकर जो होता है दिस इज अक्यूट कंडीशन, मतलब कि तुरंत जो होता है, ठीक है। सो जो इंस्टेंट होता है दैट इज कॉल्ड अक्यूट इन्फेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड क्वासियोरकर। और मैरास्मस जो होता है दिस इज सीवियर प्रोलॉन्ग एंड स्टारवेशन। मैरास्मस जो होता है लॉन्ग स्टैंडिंग बीमारी होती है विच इज अ सीवियर प्रोलॉन्ग एंड स्टारवेशन, एंड दिस इज अ acute illness infections of the measles, AIDS, trauma, sepsis and some other causes इसमें होता है। प्रोटीन इज अ प्रिंसिपल न्यूट्रिएंट, प्रोटीन जो होता है इसमें प्रिंसिपल ऑर्गन माना जाता है। इसमें जो होता है इस बच्चे में कैलोरी एंड प्रोटीन की दोनों की ही कमी रहती है। तो कैलोरी और प्रोटीन इज रिलेटेड टू द मैरास्मस, बट क्वासियोरकर इज रिलेटेड टू द प्रोटीन। 18 मंथ टू थर्ड ईयर तक ये रहता है, तीसरे साल तक रहता है। और इसमें जो है क्वाइट यंग जो चाइल्ड में होता है 6 मंथ टू 2 ईयर। रैपिड ऑनसेट ऑफ सम वेट लॉस, हाई मोर्टालिटी देखा जाता है, इससे काफी बच्चे मर सकते हैं क्वासियोरकर से। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, सीवियर वेट लॉस, लो मोर्टालिटी अनलेस और रिलेटेड टू द अंडरलाइन डिजीज। तो ये जो बेसिक ये बेसिक डिफरेंस है और आपको ये जानना चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं। तो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म विच इज डिस्क्राइब विद द ह्यूमन डेंटेशन। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज डिस्क्राइब द ह्यूमन डेंटेशंस, राइट। तो ह्यूमन डेंटेशन का जो टर्म है किसने इसके अंदर क्या क्या चीजें होता है। तो यस वी हैव अ थीकोडॉन्ट, जैसे हमने पढ़ा था, थीकोडॉन्ट जो होता है एम्बेडेड होता है, अंदर होता है। डाइफाइडॉन्ट का मतलब होता है कि दो बार दांत आता है। और हेट्रोडॉन्ट मतलब कि दे हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ डेंटेशंस, तो डिफरेंट टाइप ऑफ डेंटेशन, तो आंसर इज बी ओनली, ठीक है। प्लूरोडॉन्ट हमारे में नहीं होता, होमोडॉन्ट हमारे में नहीं होता, होमो मतलब सिमिलर, द आंसर इज बी ओनली, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। So the question is in a stomach the gastric acid is secreted by, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये हमने डिस्कस किया था। यस द पैराइटल सेल इज वन विच इज सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक एसिड। पैराइटल सेल जो होता है हमारा गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीट करता है। पेप्टिक सेल नहीं करता है, एसिडिक सेल नहीं होता है, गैस्ट्रिक इनहिबिटिंग सेल नहीं होता। तो ये डायरेक्टली हमने अपने स्लाइड से पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनिशियल स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क इन द ह्यूमन इज कैरिड आउट। तो क्वेश्चन है सो इनिशियल डाइजेशन जो होता है रैनिन के थ्रू होता है। इनिशियल जो डाइजेशन होता है रैनिन के थ्रू होता है। लाइपेज जो होता है ये नहीं करेगा, ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ये भी प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तो ग्रेट, दैट्स आंसर इज सी। फोर्थ क्वेश्चन है द गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट कंटेन। गैस्ट्रिक जूस जो होता है इन्फेंट का गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होगा। सो गैस्ट्रिक जूस जो होता है इन्फेंट के अंदर पेप्सिनोजन भी होता है, लाइपेजेस भी होता है और रैनिन भी होता है। द आंसर इज ए, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन द एंजाइम दैट
that is not present in succus centricles. डायरेक्ट क्वेश्चन है, हमने ऐसे क्वेश्चन जो है अपने उसमें भी पढ़ा है, अपने स्लाइड में भी पढ़ा है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है. इस न्यूक्लियसेस इज एब्सेंट, बाकी न्यूक्लियोसाइडेजेस, लाइपेजेस और माल्टेजेस में प्रेजेंट होता है. ये भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है. सो अगर मेरे स्लाइड में सारे वर्ड्स को अच्छे से आपने समझा है, सीखा है, उसी से मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा. अलग से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी नहीं है. ये भी क्वेश्चन नीट में आया हुआ क्वेश्चन है और मैंने ये बहुत ही अच्छे से पढ़ा है. सो द लेयर ऑफ सेल दैट सिक्रीट एनेमल ऑफ द टूथ इज, आंसर इज अमाइलोब्लास्ट. द आंसर इज अमाइलोब्लास्ट. द अमाइलोब्लास्ट इज सेल विच सिक्रीट द एनेमल. और एनेमल जो होता है हमारा सेकेंड हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है. द फर्स्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस इज अ बोन. ठीक है, द फर्स्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस इज एनेमल. फिर द फर्स्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस इज एनेमल, सॉरी, द फर्स्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस इज एनेमल. ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है, इसलिए इसे हार्डेस्ट सब्सटेंस मानते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैमल्स मिल्क इज डाइजेस्टेड बाय द एक्शन ऑफ रेनिन अमाइलेज इन दैट्स इंटरस्टिशियल बैक्टीरिया and invertase. बहुत ही आसान को है. So answer will be yes, no doubt, that's renin. The renin is this is act on the milk. The secretion of gastric juice is stopped by. Secretion of gastric juice is stopped by gastrin, prochryozymin, cholecystine kinase और enterogastron. Is yes, enterogastron. थोड़ा सा याद करने वाला क्वेश्चन है. The answer is enterogastron. The secretion of gastric juice is stopped by enterogastron. तो this is important, नीट में आया वो क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा आपको याद करने की जरूरत है. Most of the fat digestion occur in rectum, stomach, duodenum, small intestine. So simple question, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है. और द फैट डाइजेशन जो होता है बेसिकली दे आर रिपोर्टेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. इट्स नॉट अ ड्यूडेनम, नॉट अ स्टमक और नॉट अ रेक्टम. फैट डाइजेशन मैक्सिमम जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द प्रोटीन डाइजेशन इज अकम्पनिश. ये डायरेक्टली मेरे स्लाइड से भी क्वेश्चन है. स्टमक, इलियम, रेक्टम और ड्यूडेनम. अगर आप स्लाइड को बहुत ही अच्छे से आपने देखा होगा तो इसका आंसर जो है अच्छे से आप बता पाएंगे. तो दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो द वेयर द प्रोटीन डाइजेशन इज अकम्पनीज इज द इलियम. ठीक है, इलियम. तो द आंसर इज इलियम. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गैस्ट्रिक सेल इनडायरेक्टली हेल्प इन इराइथ्रोपोइसिस. डायरेक्ट क्वेश्चन, गैस्ट्रिक सेल इनडायरेक्टली हेल्प इन इराइथ्रोपोइसिस. नीट में आया हुआ क्वेश्चन है. चीफ सेल, म्यूकस सेल, गॉबलेट सेल एंड पैराइटल सेल्स. तो ये डायरेक्टली मैंने कराया है. यस, इट इज द आंसर इज पैराइटल सेल. दिस पैराइटल सेल्स जो होता है, पैराइटल सेल जो होता है हमारा कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट करता है. एंड दिस कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर इज इंपॉर्टेंट टू दैट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, एंड दिस विटामिन B12 इज इंपॉर्टेंट फॉर द erythropoiesis. That's answer is D. Next question, the fructose is absorbed into the blood through the mucosa cell intestine by the process is called. बहुत ही आसान क्वेश्चन है. तो fructose is absorbed into the blood stream through the mucosa cell of intestine by the process called active transport, facilitated transport, simple diffusion and co-transport mechanism. The answer is facilitated transport. The answer is facilitated transport. This is important.